अध्याय 129। उसने इसे देखा। उफ़! जैसे ही उसकी आंखें धीरे धीरे खुली, उसने एक लंबी सांस छोड़ी। जैसे ही आंखें खुली, उसके सामने एक अत्यंत विचित्र दृश्य सामने आया। उसका परिवेश, उसका कमरा, पाले की परतों और स्पष्ट रूप से पारदर्शी बर्फ से ढका हुआ था। उसका बिस्तर, अलमारी और डेस्क क्रिस्टलीय बर्फ में जमे हुए थे। उसके सामने फर्श पर सफ़ेद बर्फ के कण जमा हो गए थे, जिससे बर्फ का एक समूह बन गया था। और उसके पीछे के दरवाजे पर भी दीवारों के साथ साथ कुछ बर्फ की कोटिंग थी। आखिरकार उसे समझ आया कि उसने एक तत्व को जगाने के लक्ष्य के 10 गुना इनाम के रूप में एक विशेष काया को जगाया है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पुरस्कार एक विशेषता तत्व के लिए संपूर्ण काया होगा। यह एक सुखद आश्चर्य था। इस दुनिया में कुछ भाग्यशाली व्यक्ति ऐसे थे जो अपने जीवन काल में विशेष संविधानों के साथ पैदा हुए या उन्हें जागृत किया। इन विशेष शरीरों या गठनों की इस दुनिया में राक्षसों और मनुष्यों दोनों द्वारा व्यापक रूप से मांग की गई थी। ऐसे संविधान के साथ पैदा हुए लोगों की विभिन्न गुटों और कुलों द्वारा अत्यधिक मांग की जाती थी। कोई भी निकाय संविधान कितना भी छोटा क्यों न हो, कोई न कोई उसकी शक्तियों पर हमेशा ध्यान देता था। इस दुनिया में ऐसे रक्तवंश भी थे जो गहरी जड़ों और अत्यधिक श्रेष्ठ प्राणियों से लेकर उनके वंशजों तक उत्पन्न हुए थे। किसी व्यक्ति का रक्तवंश जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उसमें अपने रक्त और पारिवारिक पूर्वजों की विशेष जन्मजात क्षमताओं को उजागर करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ये भी एक कारण था कि 5 प्रमुख कबीले इतने लंबे समय तक कायम रहे और सदियों तक अन्य छोटे या बड़े कुलों और विविध संगठनों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा। उनकी रक्तरेखाएं अत्यंत घनी और मोटी थीं। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, राक्षस ऐसे लोगों के खून का बुरी तरह लालच करते थे, विशेषकर यदि वे 5 प्रमुख कुलों के वंशज हों या कोई महान व्यक्ति हों। ये ज्ञात था कि ऐसे ओझाओं को खाने से इन राक्षसों को बहुत बढ़ावा मिलता था, इसलिए वे उनके प्रति काफी पागल थे और यहाँ तक कि जो कोई भी उनके लिए रक्त लाता था उसे या यहाँ तक कि उस व्यक्ति को भी भारी कीमत की पेशकश करते थे। निस्संदेह ओलिवर के पास मिस्टिक पर्च कबीले के कुलपिता और कुलमाता के अलावा किसी और का प्रत्यक्ष रक्त नहीं था। उनका खून बेहद कीमती था, लेकिन अगर ऐसा होता तो वह प्रतिभाशाली या कम से कम खून की वजह से कुछ प्रतिभा के साथ पैदा होता। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये संभवतः इस तथ्य के कारण था कि उसकी वंशावली घनी नहीं थी या बल्कि 2 शक्तिशाली रक्तवंशियों की शक्ति को एक में संतुलित करने में सक्षम नहीं थी, और इस प्रकार उसकी रक्तरेखा उसके भाई बहनों की तुलना में कमजोर थी। ये काफी अजीब था, सभी भाई बहनों में से केवल उसका शरीर ही खराब कैसे हुआ। एक बड़े कुल का उत्तराधिकारी होने के बावजूद उसका कोई शक्तिशाली वंश न होना सचमुच एक चिंताजनक बात थी। लेकिन ओलिवर, जो इस बारे में जानता था, इस तरह की चीजों के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। वह महसूस कर सकता था कि रसातल का सर्किट बनने के बाद उसके अस्तित्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। उसकी रक्तरेखा भी पूरी तरह से किसी और चीज में बदल गई थी। यह कोई साधारण बात नहीं थी। वह इतना कुछ उस अज्ञात ज्ञान से बता सका जो उसे तब प्राप्त हुआ था जब वह रसातल से जुड़ा था। वह प्रतिदिन धीरे धीरे उस जानकारी को थोड़ा थोड़ा करके समझने का प्रयास कर रहा था। जल्द ही वह अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों के बारे में कुछ सुराग प्राप्त करने में सफल हो जाएगा। यहाँ तक कि उसने जो उपन्यास पढ़ा था, उसमें भी एबिस या उससे जुड़ी किसी भी चीज का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। किसी भी तरह ऐसी अनगिनत रहस्यमय चीजें थीं जिनके बारे में उसे जानकारी नहीं थी और जिस पर उसे ध्यान केंद्रित करना था। फिलहाल पहले काफी मजबूत बनना बेहतर होगा। वह रैंक एक ओझा होने के लिए पहले से ही काफी मजबूत था। अभी उनका मुख्य ध्यान शक्ति को स्थिर करने और साथ ही अपनी मौलिक क्षमताओं को प्रशिक्षित करने पर था। हल्की सी सांस छोड़ते हुए उसे अपने पूरे शरीर में एक ठंडी अनुभूति फैलती हुई महसूस हुई। क्रैक क्रैक। उसने धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश की और छोटी छोटी चटकने की आवाजें सुनाई दी, क्योंकि जब वह खड़ा हुआ तो उसने महसूस किया कि उसके नीचे की पतली बर्फ की परत टूट गई है। मैं इस बर्फीली गंदगी को कैसे साफ करूं?
वह अभी सोच ही रहा था कि तभी उसने कदमों की आहट सुनी और उसके बाद कई खटखट की आवाजें सुनाई दी। दस्तक, दस्तक, ओलिवर, क्या तुम ठीक हो? टीचर एलिसन ने नादिया के तत्व को जगाने का काम लगभग पूरा कर लिया है। तुम इसे मिस करने वाले हो। उसने स्त्री की कोमल आवाज सुनी और तुरंत मालिक को पहचान लिया। ये बेला थी। वह उसे लेने के लिए यहाँ आई थी। उनकी भौहों पर बल पड़े। क्या इतनी देर हो चुकी थी कि कोई उसकी तलाश में आ सकता था? उसने डैनियल से किसी के पूछने पर उसके लिए प्रॉक्सी बनने के लिए कहा, लेकिन उसे बेला के अचानक आने की उम्मीद नहीं थी। ओलिवर, क्या तुम वहाँ हो? जब वह सोच रहा था कि उसे जवाब देना चाहिए या नहीं, तो एक बार फिर बेला की आवाज़ सुनाई दी। अगर मैं नहीं बोलूँगा तो क्या वह चली जाएगी? उसने चुप रहने और नज़रअंदाज किए जाने के बाद उसके खुद चले जाने का इंतजार करने का फैसला किया। और जैसा कि उसे उम्मीद थी, उसने जल्द ही पुकारना बंद कर दिया। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसने एक बार फिर उसकी आवाज़ सुनी। मैं अंदर आ रहा हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। जैसे ही वह धीरे धीरे चरमराने लगा, उसने दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। ओलिवर अपनी धुन में स्थिर हो गया। वह सचमुच उसके कमरे में ऐसे ही दाखिल हुई। जब उसने उसके चेहरे को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया, जबकि वह भी उसकी आंखों से मिली। उन दोनों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे और उनके पूरे हाव भाव पर आश्चर्य लिखा हुआ था। ओलिवर इस बात से आंशिक रूप से हैरान था कि इस लड़की ने वास्तव में इस तरह उसके कमरे में प्रवेश करने की हिम्मत की। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके जैसा कोई व्यक्ति, जो शिष्टाचार और अनुशासन की उचित भावना बनाए रखता था, इस तरह आएगा। कहाँ गए वे सारे संस्कार? क्या ये सामान्य ज्ञान नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ नहीं है तो उसके कमरे में प्रवेश न करें? फिर वह अंदर क्यों आए? और कहने की जरूरत नहीं, इन दरवाजों को गंभीरता से ताले की आवश्यकता होती है। उसने निराशा से लकड़ी के दरवाजे की ओर देखा। वहां कोई ताला नहीं था। ऐसे में वे अपनी गोपनीयता कैसे बनाए रखेंगे? उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, बेला ने सचमुच क्रूरतापूर्वक दरवाजा खोला। दरवाजे पर अभी भी बर्फ की एक पतली परत ढकी हुई थी, लेकिन उसने अभी अभी दरवाजे को खोला था और सीधे दरवाजे की चौखट पर चिपकी बर्फ को हटा दिया था। लेकिन दूसरे विचार में, जब उसे याद आया कि वे पहाड़ पर कितने ऊंचे थे और यह घर कितना अलग था, तो वास्तव में अलग अलग कमरों में ताले लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। खासकर तब नहीं जब एलिसन जैसा खतरनाक व्यक्ति वहां अकेला रह रहा हो। एक अनुभवी ओझा द्वारा संरक्षित ऐसी जगह में घुसपैठ करने की हिम्मत कौन करेगा? निश्चित रूप से मृत्यु की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति। उसने अपना सिर हिलाया और अपने सामने वाली लड़की पर ध्यान केंद्रित किया। कमरा अभी भी ठंडा था और बेला हैरान नज़र से उसे और कमरे को देख रही थी। उसकी आंखें तेज हो गईं, उसे उसके अचानक प्रवेश पर बहुत अप्रसन्नता महसूस हो रही थी। उसका वास्तव में उसके कमरे में घुसने का इरादा था। अगर उसका इरादा ऐसा न करना होता तो वह वहां से चली गई होती जब उसे दरवाजे के जमे हुए कब्जों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। फिर भी उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया। कहानी खत्म। अलविदा।